75 साल हो गया है, आपका इतने दिनों का काम है और अभी कोई ऐसा एक्टर नहीं है जो इतने लंबे समय तक काम कर रहा है। ऑलरेडी राजेश खन्ना वॉज ऑन टॉप। उस जमाने में इंडस्ट्री में घुसने का कोई चांस नहीं था। बीकॉम करने के बाद एलएलबी करने के बाद बैंक ज्वाइन किया। बैंक के साथ साथ थिएटर, सुबह लॉ कॉलेज, दोपहर में थिएटर। पचहत्तरवें जन्मदिन पर आपके दिल में क्या भावनाएं रही, कैसा रहा करियर, कुल मिलाकर लेखा जोखा क्या रहा करियर और व्यक्तिगत जीवन का? देखिए, 75वां साल ऐसा कई साल आया कई साल गया, हर साल बर्थडे मनाते रहे। इस पर बच्चों ने उसको एम्फसाइज कर दिया कि 75 साल हो गया है, आपका इतने दिनों का काम है और अभी कोई ऐसा एक्टर नहीं है जो इतने लंबे समय तक काम कर रहा है। ये मेरे बेटे अभिषेक ने लंदन से हमको फ़ोन करके, हमने देखो पिछले साल भी प्रेस वेस किया था, अभी उतना ज़्यादा मत करो। बोला नहीं, इसको करना ज़रूरी है, मैं आपका प्रोफेशनली मैनेजर हूँ, इसलिए आई थिंक इट शुड बी डन। तो उसने क्या किया, याद दिलाना शुरू किया। बहुत सारी चीज़ें मैं भूल गया था, लेकिन इससे पहले 75 साल हो या कोई भी साल हो, मुझे सबसे पहले अपने गुरुजी की याद आती है, जिनकी वजह से, क्योंकि मालूम है मुझे किस तरह से धीरे धीरे मैं राइज किया हूँ। और उनके आशीर्वाद से मेरी माँ उनसे पूछती थी, बाबा ये तो बम्बई चला गया है अकेले, लेकिन कोई आगे पीछे कोई है नहीं, रहने की जगह तक नहीं है, खाने का ठीक ठिकाना नहीं है, नौकरी तक नहीं गई है साथ में, तो कैसे होगा? बोले सब होगा, इतना ही बोलते थे वो। 2-3 बार माँ पूछी, जितने हर इंटरवल में वो बोलते हाँ हाँ होगा। अब मेरे को, माँ को और पिताजी को ये नहीं समझ में आया कि क्या होगा, कहाँ से हो जाएगा। और ये लाइन को सभी जानते थे, उस समय टेलीविजन नहीं आया हुआ था, फिल्म इंडस्ट्री को सब जानते थे कि इट वॉज टू हार्ड नट टू क्रैक, कहीं से घुसने का रास्ता नहीं होता है। ऑलरेडी फील्ड में कुछ बड़े बड़े लोग रहते हैं, उसको सेट करके रखे हैं। बड़ी मुश्किल से आपको किस बेसिस पे कहा जाए कि यू आर एन एक्टर, जो सिनेमा में या कोई टैलेंट कंपटीशन हो रहा हो, जिसमें धर्मेंद्र जी और मनोज कुमार चले आए, राजेंद्र कुमार। तो इस तरह से वो ज़माना है नहीं, न तो वो ज़माना है जब बिगिनिंग का था कि आर्टिस्ट को पकड़ पकड़ के लाते थे और इसको हम ये हीरो बना लेंगे, ये अच्छा देखने में है, एक्टिंग सिखा लेंगे, या किसी में कुछ इंस्टिंक्ट दे करके दिलीप कुमार मिल जाते हैं। वो ज़माना तो था ही नहीं। ज़माना ये था, ऑलरेडी राजेश खन्ना वॉज ऑन टॉप, और उस ज़माने में विनोद खन्ना जस्ट आए थे। उस ज़माने में इंडस्ट्री में घुसने का कोई चांस नहीं था, सिवाय इसके कि मेरे पास एक रेफरेंस था ऋषिकेश मुखर्जी का। वो रेफरेंस मिला वो भी, पर हाँ, इसका सूत्रपात मेरे जीवन में हो चुका था बलराज साहनी से। कलकत्ते में बलराज साहनी से पहली जो, देखिए लंबी ना हो इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, कैसे मिले, स्कूल के टीचर के थ्रू से मिले। स्कूल में क्लास 11 में, एंड आई वांटेड टू, पिताजी सिर्फ बलराज साहनी या फैमिली ड्रामा ऐसी फिल्में ही दिखाते थे। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट मैन, ही वॉज नोन एज टाइगर, जो लिखा है टाइगर ऑफ इलाहाबाद बैंक कहते थे उनको, इतने कड़क थे वो। और माँ एक बहुत ही कल्चर्ड फैमिली, इसमें गीत, संगीत, नाटक, इस सब का चर्चा होता, ऐसा एक फैमिली से वो आई हुई थी। तो दोनों कंट्रास्ट था। पिताजी एकदम स्ट्रिक्ट यूपी वाले, लिखाई पढ़ाई करो नौकरी करो वाला चक्कर था। तो उस हालत में स्कूल टीचर ने हमको कहा कि अम्मा हम फिल्म बना रहे हैं, आ जाओ तो शूटिंग देख लो। और टेक्नीशियन स्टूडियो में जा करके मैंने फिल्म देखी। मैं शूटिंग देखने गया, वहाँ बलराज जी थे, और थोड़ी देर के बाद मोतीलाल जी आ गए। तो मोतीलाल जिनको अब आज के लोग जनरेशन वाले जानते तक नहीं, जो उस समय का हीरो होता था, जिसको दिलीप कुमार फॉलो करते थे, वो मोतीलाल और दिलीप बलराज साहनी शॉट दे रहे हैं। और धुमाल साहब नहीं आए थे, तो हमारे मास्टर जी ने कहा शूटिंग मत देखो, ये कैमरा के सामने खड़े हो जाओ। हम लोग कैसे? बोले या खड़े हो जाओ। धुमाल साहब का कोट पहना दिया, बोला कि वो आए नहीं है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से शॉट लेना है बलराज जी का। और
मोतीलाल जी हैं सामने एक्टिंग कर रहे हैं कि ओ चुनी बाबू आपका तो पांचों उंगलियां घी में सर कढ़ाई में इतना बोल रहा था। और वहाँ जो चीज़ देखी हमने, बलराज जी को देखा, उनसे पहला ऑटोग्राफ लिया था जो उनको अच्छा नहीं लगा लेना कि एक बच्चा ऑटोग्राफ ले रहा है, और दूसरा मोतीलाल जी को इतना सहज एक्टिंग करते करते, और शॉट डायरेक्टर ने बोला कट, प्रभात मुखर्जी ने तुरंत उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दिया गया। माने ही वॉज टेकिंग ऑक्सीजन, ही वॉज ऑन ऑक्सीजन। और उस हालत में वो शूटिंग करने कलकत्ता गए थे, वहाँ से 4 दिन के बाद आने के बाद उनकी डेथ हो गई थी। ही वॉज इन वेरी बैड कंडीशन। उस हालत में आए थे वो, एक ब्लू कलर का फुल स्वेटर था यहाँ तक कटा हुआ, और कुर्ता था, पैजामा था, किसी तरह पकड़ के लोग ले गए थे ग्राउंड से। इन सब का मेरे दिमाग पर बहुत असर पड़ा। और फिर मैंने मास्टर जी से कहा बलराज जी के बारे में आप कैसे ले आए उनको, उनके बारे में बहुत सी फिल्में देखी हमने। बोले वो ऐसे मामूली एक्टर नहीं है, सिर्फ एक्टर नहीं, वो सोशल वर्कर हैं। और फिर उनके बारे में बताया, और फिर हम फिल्म फेयर में उनके बारे में जानकारी ली कि वो इप्टा से कनेक्टेड हैं, और किस तरह से थिएटर वर्कर होते हुए भी सोशल वर्कर, गुजरात में भी वो कुछ काम करते हैं किसानों और मजदूरों के लिए। फिर जेल वेल भी जाते हैं, और वहाँ से निकाल के उनको शूटिंग कराया जाता है। बहुत सारी कहानियाँ सुनी बलराज जी की, और आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। और मेरा थॉट, सिनेमा का जो क्रेज होता है ख़त्म हो गया, और थिएटर क्या होता है थिएटर पर। और दिस वे आई स्टार्टेड थिएटर। और थिएटर करने के चक्कर में उन्हीं दिनों में बीएससी करता था जो बर्बाद हो गया। और तब जाकर के पिताजी ने कहा, 2 साल बर्बाद हो गए, तो कहा कि अब क्या करोगे। तब किसी तरह से कॉमर्स में उन्होंने एंट्री कराई, वो डिस्टिंक्शन के साथ निकल आया मैं। फिर लॉ कॉलेज में लॉ किया, और उन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन हो जाए तो बैंक में आ जाए ये, और थिएटर करना करके लिए ऑल इंडिया रेडियो शुरू किया मैंने। और ऑल इंडिया रेडियो से शुरुआत की थिएटर, वहाँ का ड्रामा सेक्शन, दीप नारायण मिठोलिया थे वहाँ। और उसके बाद सन्मार्ग न्यूज़पेपर के पत्रकार थे रुकुम जी त्रिपाठी, वो हमको रिकमेंडेशन लेटर लिख के दे दिया था। उन्होंने हिंदी नाटक वाटक देखते थे, और इस तरह से थिएटर वर्ल्ड में घुसने की कोशिश की। और किसी तरह से वहाँ कृष्ण कुमार से मुलाकात हुई, कैसे अदाकार ग्रुप में गया, वहाँ नई एंट्री मिली। और फिर एक टाइम में रेडियो प्ले करते करते कला मंदिर का रास्ता मिल गया, और कला मंदिर में 10 साल हमने थिएटर किया। बीकॉम करने के बाद, एलएलबी करने के बाद बैंक ज्वाइन किया, बैंक के साथ साथ थिएटर, सुबह लॉ कॉलेज, दोपहर में थिएटर, दोपहर में नौकरी, और शाम को थिएटर। ये मेरी दिनचर्या थी 1968 to 78 तक। 63 से ही ऑल इंडिया रेडियो शुरू हो गया था। इस बीच में बांग्लादेश भी मुक्ति वाहिनी और इंडियन आर्मी के लिए इंटरटेनमेंट के लिए ड्रामा लेके गए थे। बहुत फुल प्रोजेक्ट में थिएटर मेन एक्टर करने लग गया था। वहाँ से एक पर्टिकुलर टाइम में रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता, उषा गांगुली, इन लोगों का ग्रुप था। उन्होंने कहा कि थिएटर किस पर्पज से करते हैं, पर्पज क्या है थिएटर करने का, एंटरटेनमेंट तो भौड़ापन होगा, आपके पास इंटेलेक्ट क्या है उसमें, क्यों करते उसको देखिए। तो फिर क्यों करते हैं थिएटर, इसमें हुआ ही तब वो आया कि कला 10 साल करने में एक फ़ायदा हुआ, ट्रेनिंग हो गई थिएटर में, कैसे खड़ा होना है, कैसे मूवमेंट करनी है, वॉइस थ्रोइंग, ऑल इंडिया रेडियो का भी हेल्प मिल गया। इस सबसे मेरी ट्रेनिंग यही हुई। और वहाँ से जो पक्का हुआ, फिर जब मैं बम्बई आया तो मैं इप्टा ही ढूंढ रहा था, वो बलराज जी वाली बात। तो बहुत लंबी कहानी, हम नॉस्टैल्जिया में आता गया तो हमने कहा ये सब पॉसिबल नहीं होगा, ये लोग 3 घंटे का पार्टी में वो स्क्रीनिंग करना चाहते, वो पॉसिबल नहीं होगा, उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट्री बनानी पड़ेगी। इतनी लंबी कहानी है। कैसे बैंकों में गया, बैंक की सर्विस नहीं थी, तो किस तरह से यूनियन वालों को खूबसूरत फिल्म की शूटिंग दिखाई ऋषिकेश मुखर्जी की, और वो उन्होंने कहा कि आप यहाँ के जो लोग हैं उनकी सीनियरिटी लूज नहीं होनी चाहिए। वो आप नौकरी की है, आप जानते हैं कि किसी की सीनियरिटी लूज हो गए, ऑलरेडी आई वाज सीनियर मोस्ट। यहाँ आने पर क्या होता, मेरे आने से अगर मैं ये लिख के देता कि मैं, हमारा सुपरवाइजर सुपर एनिमेशन है, तो तुरंत वो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे। तो मैंने लिख के दिया कि मुझे कोई प्रमोशन नहीं चाहिए, 3-4 साल तक तो चाहिए ही नहीं, और इस बेसिस पे हमें ट्रांसफ़र मिला।
और तब मैं क्योंकि यहाँ गुजारा करना मुश्किल था, रोटी पानी खाना रहना, उसल पाव भी खा के काफ़ी दिनों रहे हैं, टाइफाइड भी हो गया था। पेइंग गेस्ट इधर कभी इधर कभी उधर, कभी साईं बाबा मंदिर अंधेरी ईस्ट में, सांता क्रूज ईस्ट में, कभी इधर रोहित सोसाइटी में पेइंग गेस्ट। इस तरह से रहते 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 शादी का समय आ गया 82, और तब घर वर लिया। और इनके आने के बाद आज तक जो कुछ मैं बन पाया हूँ गुरुजी की कृपा के बाद, उन्हीं के आशीर्वाद से। ये लड़की भी माँ ने देखा, उन्होंने कहा ओके, और फिर शादी हुई। उसके बाद से जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट है। और 75 में ईयर्स में 180 से ज़्यादा फिल्में की, 34 सीरियल किए, 54 साल थिएटर कर पाया, और 2 अंग्रेज़ी फिल्म, एक बंगला फिल्म, हॉलीवुड की फिल्म भी हो गई उसमें, तेलुगु फिल्म हो गई, और क्या क्या सब किया याद नहीं आ रहा है, भोजपुरी फिल्म हो गई 4। इसका तिमांशु धुलिया का मास्टरपीस डायरेक्टर, मास्टरपीस प्रोडक्शन था, बीबीसी हाउस का था। और आउट ऑफ लव ऐसा कैरेक्टर मैंने न थिएटर में किया न फिल्म में किया। जो आउट ऑफ लव में 5 फर्स्ट सीजन में जो 5 एपिसोड बने हैं, उसमें 3 एपिसोड में जिस तरह से उन्होंने रखा मास्टरपीस, आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने एक सेटिस्फैक्शन है वो काम करके। OTT ऑफ सिनेमा में जैसे कोई चकदे कहता है, कोई दामिनी कहता है, कोई चाइना गेट, कोई पुकार कहता है, कोई आशिक कहता है, सेटिस्फैक्शन जिसमें हुआ है, तो उसी तरह से मुझे आउट ऑफ लव में भी सेटिस्फैक्शन हुआ है। इट ऑल क्रेडिट गोज टू तिमांशु धुलिया, क्योंकि वो राज संतोषी की तरह एक डायरेक्टर दिखाई पड़ा जो कि जेन्युइनली काम जानता है, लिखना जानता है, और ऑन द सेट एक्टर के हिसाब से वो लिख करके चीज़ को कैसे एक्टर को प्रेजेंट करना है करता है, जो कुंदन शाह करते थे। मुझे बनाने वाले कुंदन शाह है। सीरियल से सिनेमा में लाना, मतलब थिएटर से सीरियल में लाना, ये जो जिंदगी से ही उन्होंने काम करवाना शुरू कर दिया, जो यहाँ की पहली सीरियल हुआ करती थी। तो कुंदन का बहुत मैं एहसानमंद हूँ, तो है ही नहीं, ही वॉज माई मेकर, मैं ही कह सकता हूँ। और कुंदन और राज अच्छे दोस्त थे। राज ने उसके बाद पिकअप किया दामिनी से, और 7-8 फिल्में की उनकी बराबर। आपने कई स्टार्स के साथ काम किया, कंधे से कंधा मिलाकर, बहुत अच्छे। बच्चन तो है ही है, ये विनोद खन्ना, विनोद मेहरा। शेयर कीजिए ना, स्टार के साथ आपके कुछ अनुभव शेयर कीजिए ना। किनके साथ? जो भी, जितने भी आप बड़े बड़े स्टार के बहुत सारे लोग हैं। मीनाक्षी शेषाद्री हो, ऋषि कपूर हो, अमिताभ हो, कितने सारे, कितने नाम गिनवाए। विनोद खन्ना साहब के साथ भी बहुत अच्छी मेमोरी है। विनोद मेहरा के साथ बोले आखिरी अदालत में तुम सब कुछ रिहर्सल में क्यों दिखा देते हो, शॉट के लिए रखो। हमका ऐसा नहीं होता, हम थिएटर वाले हैं। शॉट के टाइम पे हो सकता है कुछ नया चीज़ निकले। जो करता हूँ मैं दिल से करता हूँ, चाहे रिहर्सल हो चाहे शॉट हो। जेन्युइनली उन्होंने एडवाइस किया था फिल्म स्टाइल में, जो फिल्म का तरीका था। नाश्ते के टाइम पे खाना खा रहे थे, दही और कुछ खा रहे थे, वो मूंग। बच्चन साहब के साथ तो ऐसा हुआ कि काम करने से पहले ही बैंक मैंने कहा ना, बैंक की भी एक बहुत ज़बरदस्त लाइन है। तो बैंक मुझे सपोर्ट करने लगा। मैं डिपॉजिट मोबिलाइजेशन करता था, एरिया के सब लोगों को बुलाता था, और वागले आने के बाद वो बहुत फ़ायदेमंद हो गया। तो मैं जहाँ जाता था तो डिपॉजिट मिलता, चाहे बड़ी बड़ी एयर इंडिया हो चाहे RCF हो। तो हमको कहा गया कि आप बच्चन साहब के पास एक बार अप्रोच कीजिए। तो मैं चला गया। तो मैंने कहा कहाँ जाना होगा, घर? बोले नहीं नहीं, इप्का लैब में चलिए। मैनेजर ने कहा, बोले तुम खाली साथ में चलो। तो हमने कहा चलिए। और वहाँ से बच्चन साहब का भाई एक दूर का था, उन्होंने कहा आपको कितना चाहिए? हमने 1 करोड़ का टारगेट है। तो कुछ 70-75 लाख का एक उन्होंने डिपॉजिट दे दिया। तो तुरंत जो है चेयरमैन के कान पे बात पड़ गई। तो उनका कहना था कि भाई, लेकिन कैसे हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वही तो कहा, गुरुजी ने कहा कि सब होगा, और कैसे होगा, कैसे हो गया। बच्चन साहब से अभी तक मुलाकात नहीं हुई। फिर बच्चन साहब का एक अकाउंट आया, सेविंग्स बैंक, छोटा सा, और बच्चन साहब, जया बच्चन, अजिताभ बच्चन, ट्रस्ट अकाउंट एक आया।
उसका पासबुक देने के लिए मैनेजर ने कहा घर पे जाओ दे के आओ, तो घर पे गया। उसके बाद जनरली फिर अकाउंट खोलने लगा, करेंट अकाउंट, और आना जाना शुरू हो गया। आना जाना होने में धीरे धीरे बच्चन साहब का एक ऐसा रुझान हो गया कि मैं पहली ऋषिदा की बेमिसाल में एक मुलाकात हुई। बेमिसाल में मैं था, वो भी थे। तो ऋषिदा का वो जुबली हो गया था, तो एक जुबली का ट्रॉफी दिया जा रहा था। तो मुझे ऋषिदा ने घर पे बुलाया, और ऋषिदा के बारे में कहानी अधूरी रह जाएगी 75 साल में अगर ये कहूँ कि स्ट्रगल पीरियड में वही एक घर था जहाँ कहते खाना खाया क्या, खाना खा लो, वही बैठता था और किसी को जानता नहीं था मैं। तो ऋषिकेश मुखर्जी के यहाँ से मुझे पहले फिल्म गोलमाल मिली। मेरी बम्बई की पहली फिल्म है गोलमाल, छोटा सा एक रोल बुला के घर से दिया था, और 10,000 रुपया भी दिया था उस समय। और इसी तरह रंग बिरंगी में भी काम करा, लेकिन मैंने काट दिया। उस समय तक मैं वेल नोन स्टार नहीं था, एक्टर भी लोग जानते नहीं थे। करवा के फिर राज बब्बर जी से करवाया वो, फिर उन्होंने बेमिसाल में काम दिया मुझे। तो रिपीटेडली ऋषिदा एक काइंड ऑफ हेल्प, और ये कहते थे कि बेटा थिएटर मत छोड़ना कभी, देयर इज नो फैक्ट्री जहाँ पे हम एक्टर बना सकते हैं, थिएटर से बढ़िया कोई जगह नहीं। तो वो एक जगह थी जहाँ मान सम्मान के साथ खाना भी पूछते थे, और वहाँ बैठा रहता था और 10 आदमी से मुलाकात होती थी। तो मैं कहाँ था, कहाँ से, बहुत लंबा है। बच्चन साहब और बच्चन साहब ने फिर शहनशाह का टाइम आया, शहनशाह में टीनू ने हमको कास्ट किया। टीनू से मुलाकात पहले थी, अब्बास साहब, ख्वाजा मोहम्मद अब्बास के, वो हमारे पड़ोसी होते थे, और वहीं उनकी पहली फिल्म नक्सलाइट की थी मैंने, उसमें टीनू आनंद भी थे। तो टीनू ने कहा फिल्म में करेगा मेरे, मैं करूँगा। तो शहनशाह में उन्होंने मिनिस्टर का रोल दिया। बाय दैट टाइम पैरेलल थिएटर में, वर्ल्ड में, इप्टा में बकरी नाटक होता था मेरा, जो पॉलिटिकल सटायर था, और उसमें इंदिरा गांधी का रोल करता था मैं। जो 3 डकैत आकर के नेता बन जाते हैं और हिंदुस्तान को गांधी जी की बकरी के नाम पर चलाते हैं। वो बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का लिखा हुआ, वो बकरी बहुत चली, जिस पर ख्वाजा मोहम्मद अब्बास लिखते थे कि अगर आपने सुबह का मॉर्निंग न्यूज़पेपर मिस किया है तो शाम को आके पृथ्वी थिएटर में बकरी देखिए, यू विल गेट द होल न्यूज़। ऐसा होता था, क्योंकि एम एस सत्तू ऐसा जबरदस्त डायरेक्टर थे कि डेली न्यूज़पेपर के हिसाब से प्ले में नई तब्दीली करते। वो अपने मराठी एक्टर जो थे फूले, नीलू फूले, वो आके देख के बोले कि अरे ये नाटक यहाँ क्या करता है, तो गांव गांव का नाटक है। और वो ले गए, उसको मराठी में किया उन्होंने बकरी। तो इतना हिट था कि बच्चन साहब सब परिवार देख लिए, इंडस्ट्री के सब लोग बकरी देख चुके। तो वो पॉलिटिकल कैरेक्टर करने के लिए भी मुझे याद किया जाने लगा। हर नेता का रोल कर सकता हूं मैं। तो नेता के चक्कर में वो बच्चन साहब से मुलाकात हुई। उन दिनों बच्चन साहब एमपी भी थे, और बोफोर्स कांड भी शुरू हो गया था। उस समय हमारे बैंक के चेयरमैन ने कहा कि अंजन से कहो कि मैं बच्चन साहब से मिलना चाहता हूं। मैंने ऐसा बोल करके अपॉइंटमेंट ले लिया, बोले ठीक है, उनको कहो दिल्ली में मिले। तब तक शहनशाह का सेट गिर गया था नटराज स्टूडियो में, और सारा शेड्यूल अस्त व्यस्त हो गया था। तो फिर उन्होंने हमको बुलवाया, अंजन से पूछो उनके चेयरमैन जो मिलना चाहते थे वो क्या यहाँ बम्बई में आके मिल सकते हैं। तो मैसेज दिया मैंने, चेयरमैन आ गया, जिस दिन का अपॉइंटमेंट था उस दिन आ गया। कोई रहना चाहिए ना यार, दरवाजा भी तो खुला रखो, यहाँ से आवाज दे तो कम से कम जाना चाहिए। बात करते करते हमारा सीरीज टूट जाता है ना। तो फिर उन्होंने वहाँ चले गए, वो अपॉइंटमेंट था, हमने कहा चले गए होंगे चेयरमैन अपना प्रतीक्षा में रहते थे पहले, अभी जा रहे थे वहाँ नहीं। तो मैंने कहा, मैं आराम से घर से मनीष नगर में रहता था, आराम से घूमते हुए जूहू विले पार्ले पैदल भी जा सकता था, जा रहा था। तब तक उधर से बैंक का आदमी दौड़ता हुआ, अरे कहाँ हैं आप? हमने क्यों, हमारा क्या है? बोले उधर बच्चन साहब ढूंढ रहे हैं। हमने काहे को? वो चेयरमैन से मिल ही नहीं रहे हैं, चेयरमैन बैठा हुआ है, अंजन किधर है पूछ रहे हैं। तो फिर गया दौड़ करके वहाँ उनके घर।
और वहाँ पर उनको बुलाने का मकसद यही था कि बच्चन साहब ने कहा कि मैंने भी नौकरी की है, इट्स टू हार्ड टू कंटिन्यू बोथ वर्क एट ए टाइम, नौकरी करके लाइन को काम करना। सो उनका शुक्रगुजार रहा हूँ। और उसके बाद से मैं जा कर के फिर जया जी का कॉल आता था इनको, मेरी वाइफ को, कि भाई फ़ोन नंबर वगैरह सब उनके पास था ही मेरा बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, होली है बच्चों को लेके आइए, ये सब था। ऐसे भी दिन थे। और फिर बच्चन साहब हमको डिपॉजिट मांगता गया, देते गए, वो उनका भाई सब हैंडल करता था, उनको मालूम नहीं पड़ता था क्या हो रहा है। और इस तरह से इनडायरेक्टली चेयरमैन ने कहा कि ही शुड नॉट लीव दिस बैंक। वो उसके बाद छुट्टी है, बोले नहीं छुट्टी नहीं, बोले समझो हमारे अंडर में है, वो चेयरमैन ऑफिस के अंडर में। और वो अपने काम के लिए आए थे उनके पास, गांधी फैमिली से कुछ बुलवा दें, तो वो तो हो गया। इस तरह से बच्चन साहब के साथ काफ़ी घनिष्ठता रही। वो जब यूनिवर्स क्या मिस यूनिवर्स हुआ, जब बोफोर्स का कांड शुरू हुआ, तो ही वॉज वेरी एनॉयड एंड ही लेफ्ट ऑल हिज ओल्ड फ्रेंड्स एंड लेफ्ट, जब तक कि ये केबीसी नहीं आया। एंड ही वॉज इल ऑल्सो। पर उसी में मैं जाता था हालचाल पूछने। सारी दुनिया में लोग उनके खिलाफ बोलते थे जिस वक्त, उस समय की बात कर रहा हूँ। आज तो वाह 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 सब कर रहे हैं। उस समय एक ऐसा टाइम था जब नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट बच्चन साहब, और उनके सिनेमा के पोस्टर फाड़ दिए जाते सिनेमा हॉल से। कलकत्ते में ओरिएंट सिनेमा एकदम बंद करके, चेहरा बिगाड़ करके, बहुत जो होता है जनरली स्ट्राइक टाइप का। हाँ, उस समय जाके मैं फिल्मिस्तान में पता चला तूफान का सेट लगा हुआ था। मैंने कैसे भाई साहब, कौन है अंजन? हाँ ठीक हूँ मैं। सर नीचे रहता था उनका। ही वॉज वेरी मच टेंस्ड एंड अनॉयड बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, लेकिन हिम्मत है उनकी। हिज हेल्प एट द सेम टाइम अदर एक्टर्स एंड टेक्नीशियंस हैव हेल्प मी। जितने भी सिनेमा में लाइन में टेक्नीशियन है, कैमरा मैन है, लाइट मैन है, उनको मैंने भी हेल्प किया। अकाउंट खोल दे भाई, कोई लिटरेसी है किसी का, जो गली में रहते थे सब बोलता रहा। तो एक तरह से इंडस्ट्री के अंदर जाके एक दिन को बोला शूट करते वक्त अकाउंट खोलेंगे हमारे, चल उनके नहीं आप फॉर्म भर दे, नहीं तेरे साथ चलता हूँ। तो ब्रांच में आकर के बैठ गया, हंगामा भी हो गया। इस तरह से बिंदिया गोस्वामी और शबाना शूटिंग कर रही थी अमिताभ के साथ ही, ये मैं आज़ाद हूँ जुहू में। उसने कहा मेरा भी अकाउंट खोल दे भाई, खोल दिया। किसी को लॉकर चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो इस तरह से इंडस्ट्री के जितने लोग हैं, परेश भी एक टाइम खोल के बैठ गया अकाउंट। तो इस तरह से लोग आते गए। जहाँ तक आपने पूछा कि किसके किसके साथ, आमिर का बहुत बढ़िया बिहेवियर रहा। राज संतोषी एंड आमिर, मैं बैठे पार्टी वार्टी भी में, शाम को चले गए, कभी सलमान के घर चले गए, राज संतोषी फिर हमको ले लेके घूमने लग गए थे। तो इस तरह से सबके साथ, और सबके साथ 4-4 फिल्में की हैं। खासकर ये मसूद, उनका क्या नाम है, आमिर, मंसूर खान की फिल्म अकेले हम अकेले, तो बहुत अच्छी फिल्म थी, अच्छा कैरेक्टर था। मैं और रोहिणी। अजय देवगन, उनके पिताजी के साथ बड़ा अच्छा ट्यूनिंग था मेरा, जो एक्शन मास्टर थे। तो अजय की दिव्य शक्ति में काम किया, सेकंड फिल्म थी उसकी। उसके बाद 2-3 फिल्में की, प्यार तो होना था, और भी एक आध फिल्म बाद में हल्ला बोल में भी था वो। और क्या नाम है, अक्षय के साथ भी किया। ये अपना सलमान के साथ 4 फिल्में की, युवराज भी उसमें से एक है। अभी याद पड़ा, आमिर के साथ एक बंगाली सब्जेक्ट पे बचारा मेरे बगान भी किया था। रतन मुखर्जी ने, क्या नाम था फिल्म डायरेक्टर का, तब्बू और आमिर खान थे, प्राण साहब भी थे उसमें डॉक्टर का रोल था। वो भी प्ले होने वाला है बाचारा मेरे बगान, तो डॉक्टर का ही रोल करूँगा। और कौन एक्टर बचता है, ऋषि के साथ भी दामिनी तो किया ही। बोल रहा था बोल के टाइम पे पूछ रहा था क्या कर दिया तुमने यार, वागले करते तो लोग, क्या है क्या? हम कहे देखो, वो देखो, तो देख नहीं पाया मैं, इसलिए जानना चाहता हूँ क्या है। तो उसके बाद भी एक कोई फिल्म में था, याद नहीं आ रहा है, वो बायोडाटा देख के याद आएगा। तो और ये लड़का रणधीर कपूर बहुत
बहुत ही अच्छा लड़का है, खड़ा हो जाता है एकदम, जैसे सलमान भी वही रिस्पेक्ट देता है। तो ये सब में ये बात है कि, और शाहरुख के साथ तो किया ही दुनिया भर का, वागले से लेके 4-5 फिल्में हो गई। वागले के बारे में बताइए ना, वागले ने आपको वाकई में वागले में सब कुछ भूल चुका हूँ कई बार, स्टार बना दिया। तकलीफ पहले हुई बिगिनिंग में, अच्छा, ओके। जब मैं ट्रेन में जा रहा था, हाँ, तो लोग ऐसे देखते थे चिड़िया खाना में ओ, जानवर को देखते हैं, ऑकवर्ड लगता था। फिर ओम पुरी ने कहा डिस्कवरी ऑफ इंडिया करते वक्त कि अंजन गाड़ी लेना जरूरी है, मेरी सेकंड हैंड गाड़ी ये ले ले। तो 4343 गाड़ी थी उसकी, डॉक्टर अवस्थी जो सूर्य नर्सिंग होम के हैं उनके यहाँ पड़ी हुई थी बांद्रा ईस्ट में। तो उन्होंने कहा कि कितना पैसा देगा आपके, कितना पैसा, मैं उतना नहीं दे सकता, आई कैन नॉट अफोर्ड, जस्ट शुरू हुआ, वागले हुआ तो क्या हुआ, उससे पैसा थोड़े आ गया। तो उसने कहा कि 15,000 दे दो, और जब तुमको नहीं चाहिए गाड़ी बेचना मत, हमको दे देना वापस, ये मेरी पहली गाड़ी है। वो गाड़ी फिर मेरी पहली गाड़ी हो गई। और गाड़ी लेने के बाद वागले करते करते जब दामिनी करने लगा, जब एक ही अवार्ड फंक्शन में संतोषी और मैं एक साथ आए थे दिल्ली में, तो वही मुलाकात हुई पहली बार। उनको घायल का अवार्ड था और मुझे वागले का अवार्ड था। तो वहाँ से बरसात फिल्म में उन्होंने अपने आप साइन किया। फिर मैंने कहानी अपने आप करते चले गए फिल्मों में मुझे। तो बोले कितना पैसा, हमको बोलेगा कौन सेक्रेटरी भूपी, बोले पैसे से कीमत बनती है, अगर दाम नहीं बढ़ाओगे तो उसका कोई दाम नहीं है एक्टर का। और उन्होंने मुझे प्राइस बढ़ाई और प्राइस बनाया, कमर्शियली उन्होंने मुझे एक तरह से एस्टैब्लिश किया राजकुमार संतोषी ने। और जो फिल्में दी है, जो कैरेक्टर दिए, मास्टरपीस, सब डिफरेंट कैरेक्टर, चाहे वो दामिनी हो, चाहे वो आपका पुकार हो, एकदम डिफरेंट कैरेक्टर। चाइना गेट तो है ही है, बरसात, लज्जा, हल्ला बोल, फैमिली, वागले के जैसा आदमी तो है ही है। सवाल है कि आप कितना उतार पाते हैं उसको। वागले जैसा आदमी, जैसे मैं ही वागले कर रहा हूं अभी, मैं अभी जिस एज का हूं उस एज का वागले हूं। अब मुझे छोड़ दीजिए, किसी भी फैमिली में उस तरह का आदमी तो होता था पहले, वो आदमी अब बूढ़ा हो जाएगा तो कैसा होगा, वही होगा। वो बदल जाएगा क्या, थोड़ा बहुत समय के हिसाब से देखेगा ये, लेकिन उसके अंदर का चीज सब नहीं बदलने वाला। उसके अपने उसूल है। और आज के जमाने में अब सोचिए, वागले इतना जरूरी, कॉमन, और हम कह रहे सबको एकता करने वाला एक सब्जेक्ट था। सोचिए, मैं इप्टा का आदमी हूं, आईपीटीए थिएटर ग्रुप का, उस ग्रुप के आदमी को बाला साहब पसंद करते हैं। क्यों? उन्हें मालूम है कि इप्टा का आदमी है ये। जहां हंगल साहब की ऐसी की तैसी कर दी थी उन्होंने, मैंने हंगल साहब के विरुद्ध हो गए थे पाकिस्तान का मामला लेकर के, जो भी कारण, लेकिन बेसिकली वो एक्टरों की बहुत इज्जत करते थे, ये मुझे मालूम है। अब बाला साहब की बात करता हूं मैं। लक्ष्मण के वो दोस्त थे, एक साथ उन्होंने काम शुरू किया था कार्टूनिंग। लक्ष्मण साहब टाइम्स में चले गए, वो महाराष्ट्र टाइम्स में या कहीं मुंबई समाचार किया, नवशक्ति में, फ्री प्रेस जर्नल में। हाँ, इतने दिनों के बाद उन्हें लक्ष्मण के वहां आना जाना, तो उनका घर में है, ये मालूम नहीं था मुझे। तो एक दिन संजय निरुपम मुझे घर के, हमारे पास घर नहीं था, तो उसके लिए वहां ले गए थे। मुरली मनोहर जोशी ना, क्या नाम था जो चीफ मिनिस्टर थे, मनोहर जोशी वो थे, और उद्धव उस समय काम कर रहे थे। अच्छा। बाला साहब घर, बाला साहब के घर ले गए वो, और बाला साहब को देखते ही, अरे देखो कौन आया हमारे घर में, और सारी लेडीज चली आई, जितने भी लेडीज थी उनके घर में, जितनी बहुएं थी सब आई, सबसे मुलाकात करवाया, अभी कैसा चल रहा है, हमने ठीक चल रहा है। और उद्धव ऐसे वहां से कागज पत्थर गोल टेबल पे देख रहा है, ऐसे ऐसे देख रहे थे। उद्धव थे तभी, उद्धव खड़े थे वहां पर,
और बाला साहब बैठे हुए थे अपना। उसके बाद वहाँ से जाने के बाद घर के लिए आए हैं, संजय ने बताया। हाँ बता, मिला तो सेक्रेटेरिएट में सब हो गया, जोशी जी ने कहा घर मिल जाएगा, अलॉटमेंट हो गया, वो नहीं हुआ, डिसबर्समेंट नहीं हुआ हमको। यही शरद पवार के टाइप पे हुआ, डिसबर्समेंट नहीं दिया। मतलब मैं नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ, ये मेरा बैलेंस शीट है भाई। बोले इस बैलेंस शीट में मैं घर ले सकता हूँ क्या, बताइए मार्केट में। तो दूसरा, जितने भी मराठी थिएटर के लोग हैं, क्या नाम भूल गया मैं उनका, से नाम था, मोहन आगाशे। मोहन तो अपना दोस्त है, मोहन नहीं। मोहन के साथ टारगेट फिल्म की है मैंने, संदीप राय, सतीश राय के लड़के की, और भी कई काम किया। नहीं, मछिंदर ना, क्या नाम था, मछिंदर कामले। कहा कि आपको पहुंचू लिया हमने, क्यों ऐसा क्यों करते हैं? बोला आप बहुत सीनियर एक्टर है थिएटर में, मुझे मालूम है, और आपको घर कैसे नहीं मिला? हमको वो पूछिए इनसे। मैं 15 साल से ज्यादा रह चुका हूँ महाराष्ट्र में। मैं 1968 उस समय की बात कर रहा हूँ। आपको तो मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने घर नहीं दिया। फिर बाला साहब के, जोशी साहब की किया, उनके सेक्रेटरी ने भी वैसे अलॉट नहीं किया मुझे। आई गई बात होगी। एक दिन मैं सोफाया कॉलेज में, हमारे एक दोस्त का फोटोग्राफर है, उसका एग्जीबिशन लगा था, वो देखने गया था। जब तक 2-3 गनमैन आए, बोले साहब बुला रहे हैं। हमने कौन साहब? बोले वो बैठे हुए हैं। देखे बाला साहब बैठे हुए हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं। दूर पर है वहाँ से, जहाँ एग्जीबिशन लगा था वहाँ से दूर पर। हमने मुझे क्यों बुला रहे हैं? चलिए हमको देख लूँ। देख लीजिए। सब फोटो देखते देखते हमारा ध्यान उधर चला गया। हमने क्या फोटो देखूँ मैं? बुलाया, बैठो यहाँ पर, बगल में बैठाया। वो बैठे हुए थे कुर्सी पे, और कैमरा इधर ऑन था। हम बोले ले फंस गए लगता है, इप्टा का आदमी अभी भी हंगल साहब के अगेंस्ट में बोले, और मुझे यहाँ बैठा के रख दिया। और हंगल हमारे प्रेसिडेंट थे इप्टा के। तो उसके बाद फिर एक कांड हुआ। भरत दाभोलकर, उनके यहाँ आना जाना बहुत था। दाभोलकर ने हमको ऑफर किया, मेरे को चोट लग गई थी थिएटर में, यहाँ ऑपरेशन हुआ 4 जगह, और मैं हिंदुजा में था। हिंदुजा में कुंदन शाह आए थे देखने, हंगल साहब भी आए थे देखने, और इप्टा के कुछ लोग आए थे, और संजय निरुपम के लोग आए थे देखने के लिए। और फिर पता चला, वहाँ से निकलने के बाद मैं 6 महीने के लिए बाहर गया। बाहर एक इंग्लिश फिल्म की, फ्लेवर्स। हमारे एस्ट्रोलॉजर ने कहा तुमको यहाँ नहीं काम मिलेगा, रवि नारायण थे। बाहर मिला काम, मैं और भारती दोनों की डिमांड थी वहाँ। हमने कहा चोट लग गई है, बोले डॉक्टर से बात करो, तुमको चेंज ऑफ वेदर, हवा पानी बदलने के लिए डॉक्टर एडवाइस करेगा। तो डॉक्टर बीके मिश्रा, जिसने ऑपरेशन किया था, उसने कहा तो यू मस्ट गो, खाली टोपी पहन के सर को बचाए रखना। बाल हेडेड था, क्लीन शेव था मैं। और डॉक्टर पीपी अशोक जो फिजिशियन थे, बोले नहीं जाने का, आप 6 महीना कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर बीके मिश्रा बोले आप वही सब कीजिए जिसमें आपको चोट लगा है, नहीं तो आप बेकार हो जाएंगे। क्योंकि कोमा में जाने वाला था, उससे बच गया मैं ऑपरेशन से। उसके बाद वहां से आया तो मैं प्रूफ करने के लिए कि मैं काम कर सकता हूं, पेपर में गलत आ गया, शिरीन पारकर ने गलत से न्यूज दे दिया कि मुझे ब्रेन हैमरेज हो गया है मिड डे में। तो हमने कहा ये गलत है। आपने हमसे पूछा नहीं कि ब्रेन हैमरेज है कि क्या है, इट वॉज हेड इंजुरी। बोला वो हमको इफ्टा के फेस्टिवल जो हुआ था 2002 में, बहुत बड़ा फेस्टिवल था, उसके बारे में बात करनी थी, लेकिन आपके लड़के ने कहा कि अभी सर पे चोट है, वो हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो मैंने ब्रेन हैमरेज लिख दिया। हमने ये गलत किया, आपने बिना पूछे। हमारे प्रोफेशन की बात है। और काफ़ी दिनों तक ये प्रॉब्लम चलता रहा। पर उस समय बाला साहब ने शायद भरत दाभोलकर को कहा कि गॉड ओनली नोज, वो फिल्म बना रहे थे, उसमें मेन जो कैरेक्टर था एक नेता का था कि उसको ले लो। वो लोग परेश रावल का सोच रहे थे, छोड़ करके मुझे लिया, अच्छा अमाउंट दिया। उस समय मेरे पास पैसे एकदम ख़त्म, 4.5 लाख रुपया उस समय काफ़ी था मेरे लिए। और उससे याद आया कि किस तरह से ये एक्टरों का सम्मान करते रहे थ्रू आउट, दिल से करते थे, चाहे किसी भी पार्टी का हो। क्यों नहीं है ये, हम क्यों बोलेंगे कि आप मुझे अवार्ड दीजिए,
आपको दिखता नहीं है मेरा काम कि लगातार एक आदमी थिएटर में बिना नागा किए, यानी कि कलकत्ते से बंबई आए तो थिएटर रुक गया हो, ऐसा नहीं। जैसे एनएसडी से लोग आते हैं, थिएटर रुक जाता है और फिर बाद में जब शौकिया करते हैं बिजनेस के लिए, हम बिजनेस के लिए नहीं करते हैं, थिएटर हमारा कमिटमेंट है। तो थिएटर संगीत नाटक अकादमी को तो अपने आप देखना चाहिए। वो मैं क्यों बोलूं, या जो करता धरता लोग हैं, महान महापुरुष लोग हैं, उनको नजर में नहीं है, सब है। आप हमको एनसीपीए में आर्काइव में मेरा काम सेव करते, वामन केंद्र ने वहां मेरा उसके साथ 2 प्ले किया, 3 प्ले किया, इंग्लिश में भी किया। उस समय मेरा नाम अनाउंस हुआ था संगीत नाटक के लिए, होशी वसूनी और मेरा, उसका इंग्लिश प्ले, मेरा हिंदी प्ले। फिर उसमें नादिरा को मिला क्योंकि शी डिजर्व बिकॉज शी वॉज थिएटर डायरेक्टर ऑल्सो, हिंदी थिएटर का। लेकिन उसके बाद भी आपको नहीं ध्यान आया कि इसको देना चाहिए। उसके बाद भी 20 साल निकल गए, 54 साल तक अगर आपके नजर में नहीं है तो मैं तो बोलूंगा ही कि हमको मलाल तो है, लेकिन मैं मांगूंगा नहीं, आपको खुद देना चाहिए। दूसरा, बाकी लोग तो पद्मश्री ले जाते हैं, लेकर के चमचागिरी भी करते हैं। पद्मश्री का भी रास्ता था, वागले वॉज सफिशिएंट, तो उसको लेकर के हम बैठेंगे नहीं, क्योंकि हमारी पॉपुलैरिटी लोगों के अंदर वही है जितना बच्चन साहब की है। ये सब कुछ इनकी वजह से हुआ है, आपको बता देता हूँ। आपकी पत्नी कोई, हाँ, खाली ये नहीं है, खाली बोलने की बात नहीं कि हाँ मेरी पत्नी की वजह। एक्चुअली प्रैक्टिकली फ्रॉम मॉर्निंग 7:30 टू नाइट, जब तक मैं सो ना जाऊं, मेरे लास्ट में मलहम लगता है उंगली में, लास्ट काम, आंखों में ड्रॉप लगता है, फल लगता है रात को अलग, जिस समय कोई हेल्पर नहीं रहता है। हेल्पर रहेगा भी तो वो रात तक नहीं रहेगा, हमारे यहाँ रखने, घर में रहने की सुविधा नहीं है। तो सुबह से क्या खाता हूँ मैं, क्या दवाई चाहिए मुझे, और क्या कमी है, हमारे पेपर्स कहाँ हैं, इनकम टैक्स के पेपर्स कहाँ हैं, किस तरह से उसको अरेंज करना है, ऑल दीज थिंग्स एंड माई कॉस्ट्यूम्स, everything she cared for all these years from 1983 onwards. कितना 40 साल हो गए देखते हुए। It's not a matter of joke. It is impossible for any lady to complete it. Otherwise मैं इतना काम नहीं कर सकता। I have got full support कि सब देखते हैं लोग। इवन देखिए मोबाइल के लिए हम चिल्ला चिल्ली किए ना, जाके बैठ गई, यहाँ के बैठ गई हैं वो, कहीं और तकलीफ ना हो। She herself is not in good health. उनको भी स्लिप का डिस्क की तरह से है, भारी है, यहाँ टूटा हुआ है, एक ऑपरेशन एक पाँव का हुआ है, एक का बाकी है, उसका हो नहीं सकता है। लॉट ऑफ थिंग्स, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, दवा खाती है, काम करती है। खाना उन्हीं के हाथ का बना हुआ चलता है मेरे को, क्योंकि शूटिंग में भी वही खाना चलता है, दूसरा खाना मेरे को जमता नहीं है, और कितना क्वांटिटी होगा वो भी उन्हीं को मालूम है। पुरानी कहानियाँ तो नेचुरली जो आज भी जिंदा है उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है किसी का। नंबर 1, म्यूजिक का जहाँ तक सवाल है, मेलोडियस म्यूजिक इज मिसिंग। कई आता है, ऐसा कि नहीं आता है। नया डायरेक्टर A.R. Rahman, he is trying his best to keep classical things in a new way. और सबसे बड़ी बात है, the generation has changed. जनरेशन को उस समय की पुरानी जो टाटा थिएटर में, टाटा इसमें क्लासिक में आता है, तो उनके गाने उनको पसंद नहीं। हम लोग को अच्छा लगता है कि हमारे पहले क्या क्या हुआ था, नूरजहां क्या गाती थी, वो सब देखने को अच्छा लगता है कि कितना ये इतना बड़ा माइलेज इंडस्ट्री ने झेला हुआ है। कलकत्ता टेक्नीशियन एंटी थिएटर से लेकर के बम्बई के थिएटर तक इंटरनेशनल हो गया। और अच्छी बात ये हुई कि ऑल वेल एजुकेटेड एक्टर्स आए हैं। बीच के जो एजेंट्स होते थे वो मिसिंग हैं, और उसके जगह पे आ गए हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स। वो भी पूरी तरह से एजुकेटेड नहीं है टू नो द ओल्ड थिंग्स। उनको अचानक पता लगता है तब वो कॉन्टैक्ट करते हैं। हमें नहीं, और भी बहुत से एक्टर हैं,
उन्हें ये पता नहीं। यहाँ पर एक चीज हुआ है कि सारे रीजन के अलग अलग एक्टर्स को मौका मिल रहा है, जो पहले नहीं होता था। एक आयरन कर्टेन जैसा बना हुआ था। दूसरा, डिजिटल आने से बहुत से नए डायरेक्टरों को, नए मेकर को मौका मिल रहा है। दे कैन गो फॉर एनी एक्सटेंट, उस तरह का फिल्म भी बना सकते हैं। पंचायत बन रही है, ओटीटी हो चाहे कोई भी मीडिया में देख, पर बना तो रहे ना अच्छी फिल्म। तो जैसे और एक था भीड़, इस तरह से बहुत से अच्छी अच्छी चीजें बन रही हैं जो डिजिटल के आने से हुआ है, और नए डायरेक्टर एजुकेटेड आ चुके हैं। ओनली थिंग, एक कम्युनिकेशन गैप है। उनको चाहिए एक्टर्स, अभी स्टार नहीं चाहिए, अभी चाहिए एक्टर्स, और एक्टर्स को ढूंढने में उनको देर हो रही है। कहीं कहीं रिलीजन बाउंड है, कई जगह थिएटर ग्रुप में लोग जाते नहीं देखने के लिए, लेकिन टैलेंट थिएटर ग्रुप में भरे पड़े हैं। और थिएटर शुड बी promoted much more because that is the base of any art media. नए जनरेशन को थिएटर की तरफ ले जाना बहुत ज़रूरी है, और ये सब मराठी थिएटर, गुजराती थिएटर करते हैं लोग। कुछ लोग तो जी जान से करते हैं, कुछ लोग ऊपर ऊपर काम पाने के लिए करते हैं, पर उसी में से 10 आदमी करते हैं तो 4 आदमी प्योर निकल जाते हैं। हर जगह का हाल है, हमारे इप्टा में भी वही होता है। कुछ लोग सिनेमा के लिए ही आते हैं और कुछ लोग काम करने के लिए आते हैं। कोई लिखने वाला मिले तो मेरे बोलने का है, बहुत कुछ है बोलने क्योंकि बहुत कुछ आपके पास है जिसको रीडर्स पढ़ना चाहेंगे। उससे कलकत्ते का एक अलग थिएटर जर्नी, लाइफ जर्नी एंड स्ट्रगल टू डू थिएटर दोज डेज, उसमें पीरियड आ जाएगा। उस पीरियड में थिएटर करने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता था। रोटी वोटी बंद हो जाती थी हमारी, रात की रोटी, वो स्ट्रगल भी होता था, मार भी खाना पड़ता था, उस समय का टाइम था। उसके बाद पीरियड चेंज हुआ, और बम्बई आने के बाद एक दूसरी दुनिया के साथ कंपटीशन विद थिएटर। तो थिएटर वाज माई कॉमन थिंग, जो चलता रहा, उसके साथ साथ सब चीज़ें होती रही, चाहे सिनेमा, चाहे बैंक की नौकरी, चाहे गृहस्थी, थिएटर के साथ चलता रहा। थिएटर होगा तो ये सब लोग लग जाएंगे हमारे साथ। थिएटर में भी बहुत उनका हेल्प मिला है, बैक स्टेज भी किया इन्होंने थिएटर में। प्रोड्यूसर कोई मेरा लड़का वो मार्केटिंग वाला है, मालूम है कि प्रोड्यूसर का मतलब ये है कि यू शुड गेट रिटर्न, और उस तरफ मैं अपना ही भाव नहीं कर पाया। जो मेरा बेटा कोरोना के टाइम से पिकअप करके उसने मेरा वैल्यू ठीक ढंग से मार्केट में कहता कि इतने से नीचे काम नहीं करेंगे, मैं नहीं बोल पाता हूँ ना। अब सोचिए, जहाँ मैं एक दिन का, अभी सबसे बड़ी बात है कि मुझे खुशी है कि गुलजार की बेटी, क्या नाम है, मेघना ने मुझे याद किया अपनी फिल्म में, जो कभी सोचा नहीं था मैंने। तो उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं था। गुलजार की एक सीरियल की है, होरी, प्रेमचंद की कहानियों पर। एक बार हमको जूरी भी बनाया था फिल्म, वो फिल्म फेस्टिवल होता है ना उनका, जिसमें अवार्ड डिसाइड करते कौन सी फिल्म को मिले, उसमें भी लिया था। रविशंकर प्रसाद थे। उसके बाद वो छोड़ के आया, क्योंकि उसमें मेरी 2 फिल्म लगी हुई थी। तो उस समय गुलजार के साथ उन लोगों ने कहा गुलजार के साथ काम कीजिए, तो गुलजार साहब ने ऑफर किया। मेघना गुलजार जो है उसने काम किया। अभिषेक कपूर नया डायरेक्टर, अभिषेक सेनगुप्ता, उनके साथ कैंसर बीच एक दूसरा सीरियल किया ओटीटी का। तो नए डायरेक्टर मुझे याद करते हैं अगर उनको मालूम पड़ जाता है। मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ये सब तय हो रहा है, क्योंकि प्राइस वाइज चीज़ें निगेट हो जाती हैं। इवन ऐड का भी आता है, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट से नीचे वो ऐड करता नहीं मेरा बेटा, वो डिसाइड करता है। तारीख भी, डेट्स जो हैं, मैं वो अगले वाले को बोलूँ कि ये 2 डेट छोड़ दीजिए, मुझे ऐड करने हैं, तो मुझसे नहीं होगा। वो हैंडल करेगा कि है जगताप, ये 2 दिन नहीं करेंगे, ये 2 दिन ये करेंगे। तो वो ठीक रहता है। मुझे क्या करना है वो हमको मैसेज मिल जाएगा। तो ये पहले नहीं होता था, जब हमारा हाई टाइम था उस समय होने से अच्छा होता था। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। कोई और बात जो आप कहना चाहते हैं, अगर मैंने पूछा ना हो? मैं क्या कहना चाहता हूँ, वैसे आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। पॉलिटिकल मामले में कहना उचित नहीं होगा,
कि ये चलती हुई अच्छी पार्टी को का टूट जाना अच्छा नहीं लगा। ये मुझे, मैं चीफ मिनिस्टर ने बुलाया था, नया चीफ मिनिस्टर ने वागले की यूनिट को बुलाया था, गए थे हम लोग। ये भी जेन्युइन आदमी लगा, काम करने में अच्छा लगा जिस तरह का। पर एक पार्टी टूट जाती है कि बड़ी मुश्किल से, वो होता है ना कि अंग्रेज़ों के टाइम पे 2 भाग कर दो तो यूनिटी नहीं रहेगी तो कमज़ोर पड़ जाता है मामला।